नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस पीआईक्यू डिकोडर सीरीज के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं विच इज़ रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज विल डिस्कस अबाउट दैट एंड इन अ वेरी ब्रीफ एंड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. The things which is not very much important, we'll discuss that things in brief manner, and the things which is very much important for you people, then we'll discuss the things where it is required, that we'll discuss the things in a detailed manner. ठीक है. मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. डेट माई सेल्फ, मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी है एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड completed my masters in geography from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and currently I am pursuing PhD in geography, and I have also qualified JRF in geography, and I was teaching for various exams like NET JRF, CUT PG, and related to civil services, discussing PIQs and the subject matter in different institutes. Okay, so now we'll discuss the previous year questions in a very detailed manner. आप हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. जो भी इसके विभिन्न आयाम हैं, चाहे इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है, आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है, ये हम आपको बताएंगे. आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़ लिए होंगे क्योंकि अभी लास्ट का टाइम है, तो इसमें सिर्फ आपको जो करना है, तो जो क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करना है, उनको थारोली अंडरस्टैंड करना है. आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है. आपको जस्ट एक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मेरा काम है कि मैं ब्रशअप करा दूं उनको कॉन्सेप्ट्स को, सो दैट्स इट विल बी एज्ड इनटू योर मेमोरी. ठीक है. और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए दैट इन ज्योग्राफी यू विल फील सच काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर माइंड दैट यू विल बी एबल टू अचीव द टारगेट विद एन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. और हम लोग ये क्लास रहेगी दैट विल बी इन बाइलिंगुअल फॉर्म. ये बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेगी. ठीक है. हम लोग इसको दोनों भाषाओं में देखेंगे, इससे जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी. ठीक है. So that it will be easy for the English medium students as well as for Hindi medium students, right? चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं. हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि किस तरह से करना है. हमको आराम से करना है और सारे कॉन्सेप्ट को समझना है सिंपल मैनर में, और उनके बहुत सारे आयामों को देखना है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं जो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है. तो अर्थ रोटेशन से रिलेटेड है, मतलब अर्थ कैसे रोटेट करती है. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अर्थ के 3 तरह की मोशंस होती हैं. हम लोग जो शुरुआत में ही पढ़ते हैं, जब हम लोग पूरी क्लास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट वी आर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द PIQ, सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक इन अ वेरी शॉर्ट मैनर. ओके. अर्थ रोटेशन जो होता है, अर्थ रोटेशन आप देखेंगे कि वो जो अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है, जब जस्ट रोटेट कर रही है अपनी ही एक्सेस पर, ठीक, अपने ही एक्सेस पर रोटेट कर रही है, इसको अर्थ का रोटेशन कहते हैं. जब अर्थ रिवोल्यूशन करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसको रिवोल्यूशन कहते हैं. सन के चारों चक्कर लगाती है इलिप्टिकल मैनर में, और इससे सीजन्स होते हैं. और एक और मोशन होता है प्रिसिजन. तो अर्थ की 3 तरह की मोशन होती हैं. ठीक है. एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, और एक प्रिसिजन होता है. लेकिन जनरली आपको 2 ही मोशंस किताबों में देखने में मिलेंगे. आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस अबाउट दिस. आप लोग पहला है आपका रोटेशन. ठीक है. दूसरा है आपका रिवोल्यूशन. जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रोटेशन है पहला, दूसरा रिवोल्यूशन है, और तीसरा क्या है, प्रिसिशन है. इसको भी आप लोग नोट करके रखेंगे. ठीक है. प्रिसिशन. तो अर्थ के 3 तरह के मोशन होते हैं. तो रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. ठीक है. आपको इतना याद रखना है, इट कॉजेस डे एंड नाइट. दिन और रात क्यों होते हैं, सिंपल शब्दों में जैसे हम पढ़ेंगे, डे एंड नाइट. ठीक है. और ये रिवोल्यूशन जो होता है वो आपके लिए सीजन्स की रिस्पॉन्सिबल होता है अलॉन्ग विद द टिल्टेड एक्सेस. अर्थ हमारी जो है
जो टिल्टेड है कितने 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक, अब ये कह रहा है साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सेस। साइंटिफिक स्टडीज जो वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है और ये क्या हो रही है, इसके शिफ्ट हो रहा है रोटेशन में और इसके एक्सेस में। तो ये बिल्कुल सही बात है, उसके ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये रोटेशन होते रहता है। ठीक है, उसकी एक्सेस चेंज होते रहता है। ये दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अर्थ की रोटेशन होता है, अर्थ रोटेशन होने के बाद क्या होता है कि इसकी जो एक्सेस है, इस रोटेशन की स्पीड में भी डिफरेंस देखने को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लोग ज्योग्राफी की बात है, ये वो कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि इस तरह की चीजें आपको विटनेस करके उनको मिलेंगी। दूसरा जो है सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शंस बम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो सोलर फ्लेयर्स आप देखते हैं जो सन में जो उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें इससे जो एटमॉस्फेयर है, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है, जैसे आप आयनोस्फेयर में देखेंगे, आगे भी एक और क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आयनोस्फेयर जो है, आयनोस्फेयर में आपको मैग्नेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर में जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, निगेटिवली चार्ज आयंस है। क्योंकि आयनोस्फेयर को आयनोस्फेयर क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर आर आयंस प्रेजेंट इन दैट लेयर। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर का पार्ट क्या है, आयनोस्फेयर है। ठीक, मीजोस्फेयर से ऊपर आता है वो आयनोस्फेयर, तो उसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तो यही कह रहा है बम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये भी आपका सही है। ठीक, तो इस तरह से सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, तो ये भी सही है। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे जो पोलर आइस, आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल होता है, मैं एक छोटी सी अर्थ बनाने की कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री, ये आपका नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये 66.5 डिग्री, ये अंटार्कटिक सर्किल है, तो ये 90 डिग्री। ऐसे इधर भी चलेंगे अपन, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है। तो ये कह रहा है कि एज द पोलर, तो जैसे जैसे आप जानते होंगे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो इंसोलेशन होता है, ठीक, तो इंसोलेशन क्या होता है कि जो अर्थ का इक्वेटर है, ये अर्थ का टॉरिड जोन, टॉरिड जोन किसको बोलते हैं, टॉरिड जोन आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, यहाँ सन की वर्टिकल रेस पड़ती हैं। ठीक है, और अर्थ के जो सन के होते हैं सदर्न साइकिल और नदर्न साइकिल, आप लोगों ने सुना होगा सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन। जैसे मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सूर्य का उत्तरायण हो गया। ठीक है, जो सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर की ओर जाने लगता है, तो उत्तरायण बोलते हैं उसको हिंदी में, नदर्न साइकिल, और दक्षिणायन को सदर्न साइकिल। ठीक, तो ऐसे ही सन का मूवमेंट हो रहता है, अपरेंट मूवमेंट। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रोशनी कम पहुंच पा जाती है पोल्स पर, आप लोग जानते ही होंगे। तो पोल्स में क्या रहता है, वहाँ पर ठंडा रहता है, बहुत ही माइनस में रहता है, पेरिग्लेशियल चीज़ें रहती हैं, मतलब परमाफ्रॉस्ट। आप लोग लैंड फॉर्म्स में पढ़ेंगे जब, तो परमाफ्रॉस्ट विच इज परमानेंटली फ्रोजन सब सॉल्व रहती है। ठीक, तो वहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जो पिघलती है। ठीक, तो एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो ये भी आपका सही है। पहले कह रहा बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये नहीं है, बोथ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एक ही करता है इसमें। तो और ये कह रहा है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, लेकिन इसमें तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, एंड ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सही बी, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट हैं, बट उसमें से 2 और 3 में
2 और 3 में केवल एक ही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। ठीक, इस चीज को आप याद रखना है। तो मैंने बताया कि पोलर आइस मेल्ट होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है दोनों पोल्स पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में। जो चीज ऐसे फॉलो होगी, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ से चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इसमें आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक से चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। रिसेंट रिसर्च कंफर्म्स अर्थ एक्सिस हैज शिफ्टेड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, विभिन्न एरियाओं का। मैंने बताया था जैसे आयनोस्फेयर को करते हैं, तो आयनोस्फेयर हम लोग पढ़ेंगे। ये आयनोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर। ठीक, ठीक है, तो ये आपका करता है सोलर फ्लेयर, आपके जो आयनोस्फेयर में प्रभावित करता है, जिससे आप देखेंगे आगे चल के इसमें जो रेडियो वेव्स हैं ये भी इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसमें आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, सोलर फ्लेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलेगा कि वहाँ पर रेडियो वेव्स का जो पोलर रीजन में आपका कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। ठीक, ठीक है, तो ये भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। जैसे पोलर आइस क्या हो रही है, पोलर आइस मेल्ट हो रही है, तो वहां पर जो आइस ज़्यादा, जब बाहर ज़्यादा था, तो जब मेल्ट हो जाएगी तो मास रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे पोलर आइस कहीं पे ज़्यादा जमी हुई फॉर्म में है, बहुत बड़ा एक आइस का मास है बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मास का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा लेटीट्यूड है जो सनलाइट 12 आवर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंने अभी बताया उसी से रिलेटेड है। यहां पर फिर से मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अर्थ के शेप में आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, मैप नॉट टू स्केल। और ये आपका है 0 डिग्री, ठीक है, फिर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्किल है, ये 90 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, साउथ। अब क्या कर रहा है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। तो जून 21 को क्या होगा, जून 21 को जैसे राइटिंग जो समझ में आया तो आप लोगों को देख लेना है, राइटिंग को उतना ध्यान नहीं देना है, तो मैं जो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जो बोलते जा रहा हूँ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर। तो यहां पर क्या होता है कि सन हमारा 21 जून, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर में परपेंडिकुलर रेस पड़ती है। मतलब यहां पर आपको सन बना लीजिए, मान लीजिए मैं सन को येलो में बना देता हूं, ये आपका सन है, ठीक है। तो ये आपकी वर्टिकल रेस पड़ती है इसमें, तो सन आपकी यहां पर जो रहेगा, तो
यहाँ पर 21 जून को, तो 21 जून को हमारा सन रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ठीक, तो सन की जो रेज पड़ती है वर्टिकल पड़ेंगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। इक्वेटर में, तो ऑन जून 21 एवरी विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। 12 आवर्स से सनलाइट ज्यादा कौन करेगी? इक्वेटर में मैं बता दूं हमेशा जो सनलाइट रहती है वो 12 आवर रहती है, 12 आवर के आसपास रहती है। ठीक है, इक्वेटर में हम लोग का सन कब कब रहता है? एक रहता है 21 मार्च और दूसरा रहता है 23 सितंबर। तो आपको ये याद रखना है इक्वेटर में हमारा जो डे की नाइट की लाइफ, जो सनलाइट की लाइफ रहती है वो 12 आवर रहती है, 12 आवर रहती है हमेशा मोस्टली। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या रहता है? ये हम लोग का ज्यादा रहता है, मोर देन 12 आवर्स। ठीक, 12 आवर से ज्यादा रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ठीक, तो इक्वेटर तो गलत हो गया, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो सनलाइट की लाइट रहती है, एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, ये 12 आवर्स से ज्यादा सनलाइट एक्सपीरियंस करता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर बात करेंगे हम, इफ यू टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या है? यहां पर अगर वर्टिकल रेस पड़ रही है आपकी, ये ऐसे वैसे, या अगर वर्टिकल रेस पड़ रही हैं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ज्यादा लाइट होगा, 66.5 डिग्री में मिडनाइट सन रहता है। यहां पर मिडनाइट सन 21 जून के दिन 1 डे सनलाइट रहती है यहां पे, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, इसलिए मिडनाइट सन होता है। ठीक है, 21 जून को आर्कटिक सर्कल में, क्योंकि इधर वाला इल्यूमिनेशन रहेगा तो इधर क्या रहेगा? इधर ज्यादा लाइट जाएगी। ठीक, तो इधर, हाँ येलो दिख नहीं रहा तो इसमें मैं कर दे रहा हूं, इधर जो होगी तो ज़्यादा लाइट जाएगी। ठीक, 21 जून में, तो इधर क्या होगा? ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो ट्रॉपिक इक्वेटर में 12 आवर्स के आसपास लाइट होती है, तो पहले ये गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि यहाँ पर हमारा सन क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? लाइट कम जाएगी, अंधेरा रहेगा। ठीक, क्योंकि इधर क्या होगा? गर्मी पड़ रही होगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होगी। ठीक है, जब हम लोग जून के महीने में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, तब आपकी ऑस्ट्रेलिया में आपकी ठंड स्टार्ट हो जाती है। ठीक, क्योंकि वहां पर जो डे की लाइट की टाइमिंग रहती है, सनलाइट की टाइमिंग वो कम रहती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी गलत हो जाएगा, मैंने बता दिया। आर्कटिक सर्किल, वहां तो 24 घंटा ही दिन रहेगा, रात को 12 बजे शुरू होगा, तो ये आर्कटिक सर्किल में भी हो जाएगा। तो पहला गलत है, तो इक्वेटर को हटा देंगे, वन ओनली, तो गलत ही हो जाएगा। हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करेंगे। ठीक है, वील यूज एलिमिनेशन टेक्निक एज वेल, बट हमको अगर ऑप्शन आते हैं तो इट इज बेटर फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कभी कभी नहीं काम करती तो देन इट विल बी हेल्पफुल। और टू ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो है लेकिन साथ में आर्कटिक सर्किल में भी है, तो इसका मतलब टू ओनली भी गलत हो जाएगा। 3 एंड 4 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में गलत है ही, मैंने भी बताया ये। तो क्या बचा? डी, 2 एंड 4। ठीक, तो 2 एंड 4 बचा। और ये 21 मार्च को मैंने बताया कि क्या होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यहां पर ये वर्नल इक्विनॉक्स होता है, वर्नल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्विनॉक्स, इक्वी मतलब बराबर होता है, तो दिन और रात बराबर होते हैं इक्वेटर में। ठीक, 23 सितंबर को भी कौन सा होगा? ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम मतलब शरद, ये आपको नोट कर लेना है। और 21 जून को कहां पर होता है सन? ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और 22 दिसंबर को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, तो इसका आंसर डी एंड 2 एंड 4 है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन आपको उसको समझने की जरूरत है। तो जैसे सारी चीजें हैं वो सब भी आपकी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इसका आंसर डी था। ठीक, ठीक है, इसका आंसर, करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या था? डी था। ठीक, द 21 जून को समर सॉलिस्टाइस होता है। ठीक है, 21 जून को समर सॉलिस्टाइस और 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक, इक्वेटर ऑलवेज रिसीव रफली 12 आवर्स ऑफ लाइट। इक्वेटर में हमेशा जो रहती है लाइट वो कितना रहती है? 12 आवर्स के आसपास रहती है, इसलिए वहाँ दिन और रात कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इसलिए टेम्परेचर भी वहाँ पर जो रहता है इक्वेटर में, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर रेंज नहीं देखने को मिलेगी। टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक, जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो, मिनिमम टेम्परेचर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वी टॉक एज टेम्परेचर रेंज। सपोज दैट हम लोग को मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में कब होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर होगा अराउंड 4 PM, 4 से 5 PM, क्योंकि इस समय जो रेडिएशन आता है, इंसोलेशन आता है, तो अर्थ बहुत हीट हो जाती है, तो अर्थ हीट ऑब्जॉर्व करती रहती है। तो उस समय हम लोगों को बहुत से 12 बजे आपको कोई पूछे कि अर्थ कब से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हीट रहती है, तो 4 से 6 के बीच में हीट रहे मिलेगी आपको। 12 बजे हीट नहीं मिलेगी अर्थ की जो बात करें, रेडिएशन जो रिसीव करती है। और सबसे ठंडी कब मिलेगी आपको? सुबह 4 से 6 के बीच में। ठीक है, तो आप चूंकि ये ध्यान रखनी है। आप देखेंगे जैसे सुबह रहता है तो आप सोते हैं तो सुबह आपको ठंडी लगने लगती है, इस वजह से यही रीजन है, क्योंकि उस समय वो रेडिएशन लॉस होता है, रेडिएशन लॉस होते रहता है, इसलिए सुबह आपको ठंडी मिलती है और शाम को रेडिएशन रिसीव करती रहती है, उस समय सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ऑलवेज रिसीव्स 12 आवर्स ऑफ लाइट, बीइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट एक्सपीरियंस इट्स लॉन्गेस्ट डे 12 आवर्स। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने बताया कि वहाँ पर क्या है, 12 आवर्स से ज़्यादा रहेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड इन द समर हेमिस्फीयर इट इज विंटर देयर। मैंने कहा था कि जैसे वहाँ पर क्या होती है, सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, सो डेज आर शॉर्टर देन 12 आवर्स, तो डेज वहां पर क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं। ठीक, एक्सपीरियंसेस मिडनाइट सन, है ना, आधी रात का सूरज। आप लोग जी की किताब में पढ़ते होंगे जो ट्रेन में मिलती थी बहुत पहले, तो उसमें लिखा रहता था आधी रात का सूरज का देश कौन कहा जाता है? नॉर्वे। ठीक, मिडनाइट सन, तो मिडनाइट सन वहां पर देखने को मिलता है आर्कटिक सर्कल में। ठीक है, 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। With reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, ये भी आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच आर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। टोटल इंसोलेशन एट द इक्वेटर इज 10 टाइम्स दैट एट द पोल्स। ये आपको देखने में बहुत एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नहीं लग रहा है? 10 टाइम्स मतलब ये कह रहा है कि जो इक्वेटर में हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर में हम लोग जो इंसोलेशन रिसीव करते हैं वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है? डायरेक्टली आपको 10 टाइम्स कह रहा है। ऐसा नहीं कि पोल्स में अगर 90 डिग्री पोल से 0 डिग्री इक्वेटर है तो वहाँ पर 10 गुना कम इंसोलेशन रिसीव होती है, ऐसा नहीं है। इंसोलेशन आपकी पोल्स में भी रिसीव होती है, बट बहुत कम फॉर्म में होती है रिसीव। ठीक, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। टोटल इंसोलेशन एट द इक्वेटर इज 10 टाइम्स दैट एट द पोल्स। जैसे मैंने बताया था कि अर्थ का जो इक्वेटर होता है वहां पर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव की जाती है। ठीक, और फिर उससे कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, फिर ऊपर और आर्कटिक सर्कल में, और कम नॉर्थ पोल में। तो ये 10 टाइम्स नहीं होता है, ये आपका 2 to 2.5 टाइम्स होता है। ठीक, 10 टाइम्स नहीं होता है, ये 2.5 टाइम्स अप्रॉक्स होता है। ठीक है, ये वैल्यू आसपास होती है। ठीक है, मतलब 10 टाइम्स तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया है, तो एक हम लोग गलत कर देंगे। इंफ्रारेड रेड्स कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। बताऊं, जो अर्थ जो सन होता है, सन रेडिएशन जब आता है, जो सोलर रेडिएशन जो होता है, इंसुलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हाफ जो लगभग रहता है 43% विजिबल स्पेक्ट्रम का रहता है पार्ट, 43%।
ये 43% रहता है विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट रहता है, ठीक। अब 43% और हाफ लगभग होता है इंफ्रारेड का, और कुछ रहता है दूसरी चीज का, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे आप तो पूरा जो रहता है क्या कह रहा है 2/3, लेकिन 2/3 इंसुलेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, ये करता है हाफ करता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये हाफ होता है, तो फिर 2/3 नहीं होगा, यहाँ पर हाफ ऑफ इंसुलेशन होगा, ठीक। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली ऑब्जर्व्ड बाय वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब हमारी अर्थ रेडिएशन इमिट करती है, जैसे अर्थ में हम लोग हीट रिसीव किए, फिर क्या होती है ठंडी होती है, तो अर्थ हीट अपनी छोड़ती है, ठीक। तो जो हर हीट छोड़ती है, तो हम लोग की जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, वाटर वेपर क्या होती है, जो हमारी जो लिक्विड होता है वाटर, जब वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है। जब वाटर वेपर कंडेंसेशन होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, तो सैचुरेटेड एयर हो जाती है, तब हमारी बारिश होती है, ठीक। तो हम लोग की जो वाटर वेपर रहती है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। ग्रीन हाउस गैस क्या काम करती है, जो हमारी जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, जो अर्थ से जो सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है उनको आने देती है, लेकिन जो हमारी अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशन है उनको जाने नहीं देती है। मतलब आ तो सकते हैं आप, लेकिन जा नहीं सकते हैं, ठीक है। मान लो एक ऐसा घर है जिसमें रेडिएशन आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती है, वैसे वो घर क्या होता है गर्म हो जाता है, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इंफ्रारेड वेव्स, तो वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, तो वाटर वेपर जो रहती है तो उसको क्या करती है ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, ये गलत है। इंफ्रारेड वेव्स कब से पार्ट हो गया इसका, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले कॉस्मिक रेज रहती हैं, गामा रेज रहती हैं, एक्स रेज रहती हैं, ठीक, यूवी रेज रहती हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम रहता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, ठीक। तो इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम तो नहीं होती है, इसमें खाली क्या होता है विबग्योर होता है, आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे। ये आपका विजुअल स्पेक्ट्रम का पार्ट है, लेकिन इंफ्रारेड इसका पार्ट नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। अभी कह रहा वाई सी इज करेक्ट, वाटर वेपर इज इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में क्या कंसंट्रेटेड रहती है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या रहता है, सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बेंस, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर को हम लोग क्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मतलब क्या होता है, क्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे ना किसी कोई व्यक्ति क्षोभ में रहता है तो डिस्टर्ब रहता है, तो इस तरह से क्षोभ मंडल, यहाँ पर सारी जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे यहाँ पर पानी बरसता है, यहाँ पर आंधी तूफान टॉर्नेडो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ट्रोपोस्फेयर में, इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इफेक्टली अब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ, ठीक है। हमारी अर्थ जो इमिट करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट करती है, और जो हमारा सन करता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन करता है, इतना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। हेल्पिंग रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ग्लोबल टेम्परेचर ट्रिगर करते हैं। अगर हम लोग को ट्रैप नहीं करेगी तो अर्थ क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। जैसे अर्थ हीट इमिट कर रही है, निकाल रही है, तो अर्थ हीट निकल जाएगी, इसका मतलब अर्थ कूल हो रही है, तो बहुत कूल हो जाएगी। तो दिन को हमारे टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, और रात को क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर बहुत ठंडे हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए हम लोग, मतलब ये सब नेचर का मैकेनिज्म है, हम लोग इसमें कोई नहीं है, ठीक है। 2.5 टाइम्स या 2.5 टाइम्स, ठीक। हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखो सोलर स्टॉर्म से आ गया, ठीक है। तो सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा आपका एस्ट्रोनॉमी से भी रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। इस तरह से चीज़ें, ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरलिंक करके पढ़नी है, दैट यू हैव टू स्टडी द लिंक थिंग्स इन बाय इंटरलिंकिंग द थिंग्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड फाइंडिंग द डॉट, कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन देम। If a major solar storm, solar flare reaches the earth, which of the following are possible effects? ये संभावना व्यक्त कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे द पॉसिबिलिटीज, दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब कोई मेजर सोलर स्टॉर्म, जो सौर तूफान आता है जो, ठीक है, तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं अर्थ पर। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल, ठीक है। तो हम लोग जो सिग्नल होते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं,
तो जब सोलर स्टॉर्म आते हैं तो उससे ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैंने आयनोस्फीयर के बारे में बताया था कि वहाँ पर आयनोस्फीयर पर रेडियो वेव्स और ये सब सारी चीज़ों का होता है, तो उससे भी हमारा नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है कि बहुत सारे सिग्नल कर वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर वहाँ पर गड़बड़ी होने से ये हो सकता है। तो जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, ये आपका कुड फेल, ये सही है आपका। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। अब सोलर तूफान है तो सोलर तूफान से क्या कह रहा है कि सुनामी आ सकते हैं, नहीं सुनामी नहीं आ सकते। सुनामी आपको पता है, मैं बताऊंगा सुनामी कैसे आते हैं। सुनामी जो आते हैं आपके लैंड साइड, ठीक है। तो सुनामी जैसे अर्थ में जो सुनामी कहाँ आते हैं, समुद्र में आते हैं, ठीक है। अगर हमारे समुद्र में बहुत बड़े तूफान आ गए, ठीक, अगर मान लो कोई वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या अर्थक्वेक आ गया, तो कैसे कैसे आ सकते हैं सुनामी, वॉल्केनिक, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से आ सकते हैं। और किससे आ सकते हैं, हाँ, अर्थक्वेक। आप लोग सोचते होंगे कि अर्थक्वेक खाली जमीन में आते हैं, लैंड में आते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक आपको समुद्रों में भी आते हैं। जब अर्थक्वेक समुद्र में आते हैं तो इससे क्या होता है, सुनामी जनरेट होता है, देन सुनामी इज जनरेटेड देयर। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि हमारे जो सुनामी हैं वो अर्थ में ही नहीं आते हैं, मतलब लैंड पार्ट में बस नहीं आते हैं, वो हमारे उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स, ठीक। तो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, अर्थक्वेक्स, इनकी वजह से आते हैं। तो सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, चाहे इक्वेटोरियल रीजन हो चाहे कोई रीजन हो, कहीं पर भी सुनामी नहीं आएगा। ये गलत हो जाएगा आपका। हम लोग क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है, तो दूसरा गलत है तो हम लोग कट कर देंगे। जैसे दो इसमें है, ये कट हो जाएगा, हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे में भी दो है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक। और तीसरे में भी दो है, ये भी गलत हो जाएगा। सोचो, इसका मतलब सी आंसर इसका सही हो जाएगा। मतलब एक पता होने से हमको और भी चीजें पता नहीं है, खाली हम लोग इसको एलिमिनेट कर ले रहे हैं क्योंकि हमको हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, ठीक। सारे ऑप्शन पर नहीं हम लोग गए, लेकिन हम लोग फिर भी डिस्कस करेंगे उसके और सारे एस्पेक्ट क्या है। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है पावर ग्रिड्स में, जिससे जो पावर लाइंस हैं वो जल जाती हैं और इससे पावर ग्रिड्स डैमेज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो जाती है। क्यूबेक में, प्रोविंस ऑफ कनाडा, ये हुआ था वहां पर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, ये सही है। इंटेंस ऑरोरास कुड अकर, ऑरोरा मतलब आपको ऑरा नहीं समझना है, ठीक है। ये ऑरा नहीं है, ऑरा फार्मिंग जैसे बोलते हैं ना, तो ये नहीं है। ये क्या है, इंटेंस ऑरोरास कुड अकर। आप देखेंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ऑरोरा बोरियालिस होता है, ठीक। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहां से होता है, वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखा जाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया से आप लिंक सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पास में है, तो आप उसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पास में है, दैट मीन ऑस्ट्रेलिस, ठीक। ऑरेरिया बोरियालिस एंड ऑरेरा ऑस्ट्रेलियस। एक बोरियल क्लाइमेट भी होता है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। मैं बता दूं कि ये भी सही है, एक ऑरोरा, ये सब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। मैं आपके कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसको ब्रश करा रहा हूं। ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ऑरोरा बोरियालिस होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। इस तरह से आप लिंक करेंगे। फॉरेस्ट फायर्स ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, इतने प्रचंड रूप से ये नहीं पहुंच पाते हैं कि पूरे फॉरेस्ट फायर ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। आप इसकी वर्डिंग समझिए, क्या कह रहा है, ओवर मच ऑफ द प्लेनेट।
मान लो कहीं छोटा सा थोड़ा आग लग जाता है वो भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, ये तो पूरे प्लेनेट को कह रहा है कि सोलर फ्लेयर से आग में लग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये भी गलत है, हमको देखने की जरूरत नहीं, बट हम लोग देख रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू जस्ट सी ऑल द ऑप्शंस। सैटेलाइट ऑर्बिट्स कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी सही है, जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम ये फेल हो जाएगा, ये भी चीजें हो सकती हैं। शॉर्ट वेव रेडियो इंटरप्शन ओवर पोलर रीजन, ठीक, तो मैंने बताया था रेडियो वेव, शॉर्ट वेव रेडियो, तो ये सब सारी इंटरप्शन हो सकती हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, हालांकि हमारा आंसर सेकंड से ही निकल आया, लेकिन हम लोगों ने सारे आयामों को डिस्कस किया। ये देखिए इसका सी आंसर है, सोलर स्टॉर्म डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर अफेक्टिंग जीपीएस एंड रेडियो, ठीक है, करंट्स इन ग्राउंड ओवर, ठीक है, पावर ग्रिड मैंने बताया था कि जैसे ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो जाती है, ऑरोरा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ऑरोरा लिखा है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑरोरा बोरियालिस क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, ऑस्ट्रेलिस न्यूजीलैंड के पास होता है, ऑरोरा बोरियालिस इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, आर्कटिक रीजन के पास, ठीक है। बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि वैकेशन के लिए, जो हॉलीडे के लिए कहाँ पर जाते हैं, ऑरोरा बोरियालिस देखेंगे, नीली नीली लाइट दिखती है आपको, आपको पोलर रीजन्स में आप जाएंगे या आर्कटिक रीजन में आपको ये विटनेस आइसलैंड वगैरह में देखने को मिले, बहुत लोग हनीमून मनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, ठीक, आप लोग भी जा सकते हैं घूमने आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इनटू यूपीएससी, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर्स डू नॉट हैव द फिजिकल मैकेनिज्म टू ट्रिगर सुनामीज, ठीक है, तो सुनामी जैसे नहीं होता, जैसे हमने बात की थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल रिवर ज्योग्राफी, मतलब वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ज्योग्राफी को कैसे देखेंगे, ठीक। हमारी जो ज्योग्राफी है, तो हम लोग को इंडियन रिवर भी फोकस करना है, ड्रेनेज सिस्टम आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रेनेज रिवर से हर साल एक दो साल में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको ड्रेनेज बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। जो ड्रेनेज सिस्टम है अपवाह तंत्र, उसमें जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, गोदावरी रिवर सिस्टम है, कृष्णा रिवर सिस्टम है, ठीक है, पेरियार रिवर सिस्टम है, ये कावेरी रिवर सिस्टम है, ये जो मेजर रिवर सिस्टम है, माही रिवर सिस्टम, नर्मदा रिवर सिस्टम, ठीक, इनको आपको, या इंडस रिवर सिस्टम, इतने सारे रिवर सिस्टम है जो इनकी आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसको आपको में थोड़ा सा रटना पड़ेगा, यू हैव टू क्रैम द वर्ड्स, यू हैव टू क्रैम रिवर्स, आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। निमोनिक्स का आप उसमें यूज कर सकते हैं गंगा के लिए, ठीक है, जो मैंने सारी रिवर्स का नाम लिया उनके लिए आप निमोनिक यूज किए, तभी आपके लॉन्ग रन में ये मेमोरी में एच रहेंगी, ठीक है, दैट विल बी एच्ड इनटू योर मेमोरी, ठीक। अब क्या करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेकोंग, जो आपकी मेकोंग रिवर है वो तिब्बतन प्लेटो से निकलती है और आपकी कहाँ जाती है, दैट गोज इनटू साउथ चाइना सी, ये आपकी जाती है साउथ चाइना सी, तो अंडमान सी में नहीं जाती है, आप गलत है, वियतनाम डेल्टा बनाती है, ठीक है, साउथ चाइना सी में जाती है, वियतनाम डेल्टा बनाते हुए मेकोंग रिवर, ये आपकी चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया की कंट्री से होते हुए ये जाती है आपकी, ठीक। थेम्स, थेम्स रिवर कह रहा है कहाँ जा रही है, आयरिश सी में, हम लोग कैसे पता चले कहाँ जा रही है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि यहाँ पर जहाँ पर ये रिवर जा रही है इसका डेस्टिनेशन कहाँ है वो दिया गया है, कि मेकोंग अंडमान सी में नहीं जाती है, साउथ चाइना सी में जाती है, ठीक। थेम्स रिवर आयरिश सी में नहीं जाती है, थेम्स रिवर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि थेम्स रिवर जो हुगली के तट से जो ब्रिटिशर्स थे बहुत सारे खजाना लेके जाते थे, यहाँ के जो वेल्थ है लेके जाते थे और लंदन के थेम्स रिवर में पहुंचा देते थे, ठीक। आयरिश सी नहीं है, इसका नॉर्थ सी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कैस्पियन सी, ये वोल्गा रिवर है, ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये सब ठीक है, तो आपकी ये आपकी बड़ी रिवर है और इससे ये सही आपका थेम्स क्या है मैंने बताया, जैसे इसका नॉर्थ सी है, ठीक, वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है, तो ये आपका सही है। जैम्बेजी रिवर जो है अफ्रीका की रिवर है, ये इंडियन ओशन में जाती है, विक्टोरिया फॉल्स से होते हुए ये इंडियन ओशन में जाती है, ठीक, तो ये भी सही है। तो मेकोंग का क्या है, हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करेंगे, लेकिन हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, तो अंडमान सी में नहीं मिलती, तो पहले वन, जहाँ जहाँ वन होगा तो वन को हटा देंगे, ठीक है।
फिर 1 2 एंड 4, तो 1 2 एंड 4 ये भी गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 तो हटा ही दिए। अब क्या बचा हमारे पास, 3 एंड 4 3, तो हमारा 3 एंड 4 बोथ सही है, ठीक। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो हम लोग क्या आंसर बताए, करेक्ट आंसर सी। ये आंसर क्या है, सी, आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैंने कहा था वोल्गा क्या है, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर एंटरिंग इनटू द कैस्पियन सी। जैम्बियस ये अफ्रीका से बहती है और कहाँ जाती है, इंडियन ओशन में जाती है। मेकॉन ये साउथ चाइना सी में जाती है। आपका मैंने बताया था चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ से होते हुए साउथ चाइना सी में गिरती है, ठीक, वियतनाम डेल्टा में। आप लोग वियतनाम भी जा सकते हैं घूमने के लिए। वियतनाम की जो करेंसी है इंडिया से मतलब काफ़ी मतलब अच्छी मजबूत करेंसी है वियतनाम के रिस्पेक्ट में देखा जाए। यू कैन प्लान योर फॉरेन टूर विद दिस। अब लोग छठवें क्वेश्चन के आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये अपना साइंस एंड टेक से भी लिंक है, हमारा एस्ट्रोनॉमी से भी लिंक करता है, ठीक। जिस तरह से काफ़ी ये आपका हेल्पफुल है। तो देखते हैं हम लोगों के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। सिमिलर 88,000 ईयर्स में जो लास्ट रिवर्सल हुआ था उसके बारे में हुआ था। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुई है, मतलब 1000 ईयर्स में ये क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। फ्यू 1000 ईयर्स मतलब लैक्स ऑफ ईयर्स में 7,80,000 ईयर्स में ये रिवर्स हुई थी लास्ट एट क्रिएशन। तो ये आपका क्या है, सही है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 1000 ईयर्स। मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ रिवर्सल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर जो दी थी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, विल डिस्कस इन दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड was reversing over a period of time, that in the northern hemisphere it was reversing to southern hemisphere and in the southern hemisphere was hemisphere converting to northern hemisphere, क्योंकि मास रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। क्योंकि ये पैंजिया पैंथलासा आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बताया था, ठीक। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। इट क्रिएशन, तो पहला क्वेश्चन आंसर सही है, तो देख लेते हैं 1 सही है, तो दूसरा वैसे भी कट जाएगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है, ठीक। एट आर क्रिएशन अर्थ हैड 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि जब अर्थ बनी थी तब हमारे पास 54% ऑक्सीजन थी। ये गलत है, क्योंकि जब अर्थ बनी थी उस समय सिर्फ आग ही आग थी, ठीक है। तो उस समय कौन सी रॉक बनी थी, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक सबसे पेरेंट रॉक, पेरेंट्स को बोलते हैं ना, जो जन्म देते हैं पेरेंट्स बोलते हैं। इसी तरह रॉक्स में भी उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं, है ना। तो इग्नियस रॉक होती है। तो एट क्रिएशन अर्थ हैड 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी क्या है थी, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, गलत है। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ही अराउंड 50% थी, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन। तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जो जो इसमें 2 होगा तो उसको हम लोग कट कर देंगे, डी कट हो जाएगा एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर। जो सबसे पहले हम लोग को लिविंग ऑर्गेनाइजम्स थे, जब पहले अर्ली एटमॉस्फेयर, जो पहले एटमॉस्फेयर बना, उसने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक। तो इसने क्या किया, मॉडिफाई किया। जो साइनोबैक्टीरिया था इन्होंने फिर उसको चेंज करना किया और फिर फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये हुआ। तो 1 and 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, ठीक। तो ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको प्रोसेस में ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में, ठीक है। पैलियोमैग्नेटिक स्टडी शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स फ्लिप पीरियोडिकली। जैसे मैंने बताया कि क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ होते रहते हैं, ठीक।
दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द अर्ली एटमॉस्फेयर वाज मोस्टली CO2, नाइट्रोजन एंड वाटर वेयर विद ऑलमोस्ट नो ऑक्सीजन। ठीक है, तो अर्ली एटमॉस्फेयर क्या था, CO2 था, नाइट्रोजन था, और ये था विद ऑलमोस्ट नो ऑक्सीजन। उस समय ऑक्सीजन कहाँ होगी, ठीक। द एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक साइनोबैक्टीरिया इंट्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन फंडामेंटली चेंजिंग द एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। जैसे मैंने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया, इस तरह से फिर आपको ये चीजें याद रखनी है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवोल्यूशन, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब फिर से उसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात ही कर रहा था, किसने दी थी, वेगनर दी थी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे वो, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट वेगनर जो थे क्या थे, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में काम कर रहे थे, किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन में चेंज हो रहा है उसको वो अध्ययन करना चाहते थे, ठीक है। बॉटनिस्ट भी थे वो, क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे। विच आर द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट था, बड़ा एक कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, ठीक, और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, और जो सुपर ओशियन था वो पैंथालासा था चारों ओर से, ठीक। मैं दिखाता हूं आपको, ये आपको पैंजिया हुआ, पैंजिया, ये आपको पैंथलासा हुआ। सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, पैंजिया था, ऐसे पैंथलासा था। तो फिर क्या है, ये टूटा, फिर ये अंगारा लैंड बना, ये सदर्न वाला गोंडवाना लैंड बना, ठीक। बीच में क्या बना, टेथस सी बना। इस तरह से फिर क्या हुआ, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब क्या था, बहना, घूमना। तो ये पूरा जो वर्ल्ड का पार्ट जो आप देख रहे हैं, पहले एक लैंड मास था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, USA, अफ्रीका, इंडिया, ये सब एक जुड़े हुए थे, एक लैंड मास था। फिर बाद में क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये भी सही है। ग्लेशियल साइकिल्स आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे ग्लेशियल साइकिल आते हैं जब हमारी अर्थ जो है वो ग्लेशियल से ढक जाती है, ठीक, ग्लेशियल आइस एज आती है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं 4 ग्लेशियल आइस एज कौन कौन सी थी, गुंज थी, गुंज, आपको बस याद रखना है, ये पूछेगा नहीं लेकिन बट एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुंज है, मिंडल है, रिस है, ये यूरोप में आई थी, एंड वुर्म है। गुंज, मिंडल, रिस, RISS या RIS, एंड वुर्म, ये यूरोप में ग्लेशियल साइकिल आई थी, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, जिसका बोथ आंसर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इस लैंड मास स्प्लिट मतलब उन्होंने टूटे, पैंजिया स्पीसीज वर आइसोलेटेड लीडिंग टू रिडक्शन इन स्पीसीज। जब ये लैंड मास टूटेगा तो स्पीसीज भी इधर उधर जाएंगी, भटकेंगी वो सब भी, ठीक है, वो घूमेंगी इधर उधर। चेंजेस इन आइस कवर एंड ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, 10 मिनट पर भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चेंज हुई। सीजनल वेरिएशंस इन डे एंड नाइट, UPSC में आया था ये आपका, किस तरह से चीजें हुई। ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम इन नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, लेंथ ऑफ डे टाइम इन नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक। जैसे हम लोगों ने अभी शुरुआत में ही बात की थी कि जो आपका सीजन वेरिएशंस है, ठीक है, सर्दियों में देखेंगे आप हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, तो रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। दिन और रात अगर रोटेशन बस होगा तो खाली इधर जैसे सूर्य है, सन है, तो ऐसे हुआ तो इधर एक साइड पहले अंधेरा हो गया तो रात हो गई, अब ये फेस होने लगेगा तो इधर दिन हो गया। कि तो दिन और रात बस हो सकते हैं रोटेशन से। रिवोल्यूशन से क्या होगा, सीजन आएंगे, जैसे रोटेशन कर रही है, आज रोटेशन कर रही है तो सीजन्स
आएंगे कि नदर साइकिल सदर्न साइकिल होगा। लेकिन टिल्टेड एक्सिस से क्या होता है, सीजन्स में वेरिएशंस आएगा। तो द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इससे खाली दिन और रात होते हैं, सीजन में वेरिएशन नहीं आता, याद रखना आपको। द अर्थ रिवोल्यूशन एंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल मैनर, इससे भी नहीं होगा। फिर क्या है, लैटिट्यूडल पोजीशन ऑफ द प्लेस, तो इससे भी नहीं होगा। लैटिट्यूडल पोजीशन में क्या होगा, कोई प्लेस है वो लैटिट्यूड में है, जैसे है ना, हम किसी भी पोजीशन किसी भी स्थान को बताते हैं तो आप लोग देखते हैं गूगल मैप में लैटिट्यूड लिखा रहता है, लॉन्गिट्यूड लिखा रहता है, और भी उसमें जाएंगे एलिवेशन लिखा रहता है जब किसी पॉइंट को हिट करना होता है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सन, रिवोल्यूशन के साथ टिल्टेड एक्सिस, यही सीजन में वेरिएशन का कारण है। तो आपको खाली रिवोल्यूशन बस नहीं लिखना है, रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेड एक्सिस, ये आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है, सीजनल वेरिएशन का। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो रिवोल्यूशन का क्या है, रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेड एक्सिस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीजन में वेरिएशन का। ये आपको याद रखना है, खाली एक कंडीशन फुलफिल हुई तो नहीं होगा सीजन में वेरिएशन, एक ही तरह के सीजन रहेंगे। ठीक, आंसर डी। इसमें क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं। द वेरिएशन इन लेंथ इज कॉल्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ कंबाइंड विद रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, वेरिएशन इन लेंथ क्या कर रहा है, अर्थ एक्सिस कंबाइंड विद इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन, टिल्ट, टिल्ट प्लस रिवोल्यूशन, इसकी वजह से होता है। ठीक है, झुकाव है कितनी, 23.5 डिग्री, शुरुआत में ही बताया था मैंने, है ना। सो इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस एंड इट्स रिवोल्यूशन कंबाइनिंग दीज टू थिंग्स द अर्थ सीजनल वेरिएशंस हैपेंस। ठीक, हम लोगों ने ज्योग्राफी एंड अर्थ साइंसेस के कर लिए, अब हम लोग थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमेनन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये 2025 क्वेश्चन मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में जैसे मैंने बात की है, तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। तो मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, वेगनर ने दी थी। तो उन्होंने बताया कि वो सारे वर्ल्ड के लैंडमास एक ही जगह इकट्ठा थे, बाद में ये टूटे, तो उसके लिए ये कुछ बताते हैं चीजें कि क्यों ये चीजें अलग हुई, मतलब कि क्या इनके पास एविडेंस है कि ये सब वर्ल्ड मास इकट्ठा थे। तो बताते हैं कि मैं बताता हूँ कि क्यों वर्ल्ड मास इकट्ठा थे। वो बताते हैं साउथ अमेरिका जो है, आपका लिंक है, आप लोग खुद ही आंसर, पहले इसको समझ लेते हैं, आप लोग खुद ही इसका आंसर दे पाएंगे। ये आपका साउथ अमेरिका है, समझ लेना साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। तो आप देखेंगे कि ये जो जो है उठा हुआ भाग है, इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, जिग्सॉ फिट। ठीक है, प्लग और सॉकेट की तरह एकदम चिपक जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका जिग्सॉ फिट एविडेंस है। तो द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील, यहां पर क्या है, ब्राजील है। कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, ये आपका क्या है, ये मैच कर रहा है। तो यहां पर जो रॉक्स पाई जाती हैं यहां पर भी पाई जाती हैं। ठीक, सिंपल, तो पहला स्टेटमेंट सही। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। यहाँ के जो घाना है इक्वेटोरियल रीजन में, यहाँ पर घाना एक कंट्री है, यहाँ पर जो आपको मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ब्राजीलियन प्लेटो से आपको दोनों में गोल्ड आपको मिलेगा, और सेम इनकी मिनरल कंपोजिशन है। तो मिनरल कोइंसिडेंस है, मिनरल कंटिन्यूटी है, तो ये भी आपका सही हो गया। फिर तीसरा कहता है द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स। मैंने बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, पहले क्या था, पेंजिया था, बड़ा लैंड मास पेंजिया, फिर उसके चारों ओशियन, बिग ओशियन, ठीक है, सुपर ओशियन, पैंथलासा, फिर स्प्लिट हो गया तो पेंजिया टूट गया तो अंगारा लैंड बना, उसको लॉरेशिया बोलते हैं, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक, तो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव टू इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ये 6 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा टफ था, मतलब है तो मतलब याद पता है कि उसमें
साउथ में सारी, जैसे साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ये सब हैं। लेकिन 6 कौन कौन से हैं, मैं इन 6 के बारे में बता देता हूं जिससे आपको जानकारी हो जाए कि 6 डिफरेंट लैंड मासेस आप लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 6 डिफरेंट लैंड मासेस कौन कौन से हैं। ठीक, इसमें आपका आएगा साउथ अमेरिका, ठीक, अफ्रीका, ठीक, 6 डिफरेंट लैंड मासेस, डिफरेंट है थे। ये आपका आएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर जो बाहर निकल रहा पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में है अफ्रीका के, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो जाएगा। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास क्या देखने को मिलता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। फिर अंटार्कटिका, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां अंटार्कटिका। ये थोड़ा सा फैक्चुअल और डेप्थ वाला क्वेश्चन था कि 6 था कि नहीं था, लेकिन तुक्का मार के सही कर लेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 6 डिफरेंट लैंड मासेस थे, आप देखेंगे अलग अलग बाउंड्रीज में स्टैब्लिश थे, दैट्स व्हाई इट इज 6। तो इसमें क्या हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। कहां गए तीनों, सी। ठीक, तो हम लोग इसको बिल्कुल आपको ऑप्शंस की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इस तरह से आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इस तरह से समझना है कि लगे कि आप ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करनी है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ऑल 3 की प्लेयर्स ऑफ अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी, मैंने वेगनर की थ्योरी बताई थी। ठीक है, ओल्ड रॉक जिग्जा फीट के बारे में बताया था, दोनों आपस में मिल जाते हैं, जो उठा हुआ भाग है जो अफ्रीका के बीच में अंदर घुसाएंगे तो घुस जाएगा। ठीक, प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में बात की उन्होंने, कहा है जो प्लेसर जो गोल्ड के डिपॉजिट्स थे। ठीक, तो उसका सोर्स रॉक कहाँ मिलता है, ब्राजील में मिलता है। ठीक, इसमें फाउंडिंग मटेरियल अफ्रीका 1 2 3 4, इसमें 4 ही दिया है, लेकिन मैंने आपको 6 बताया है, जो इस तरह से लिखा था वैसा ही मैंने आपको बता दिया कि 6 की तरह से 6 कैसे ही वो 6 कंटिन्यू करता है। तो आपको 6 के नाम नोट कर लेना है। ठीक है, हम लोग 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल इसको आने वाले जो सीरीज होगी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable rock or least permeable rock। ठीक है, तो चाक परमिबिलिटी मतलब क्या होता है कि पानी जैसे कोई है, स्पंज है, स्पंज बर्तन मांजने वाला स्पंज होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, जो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं बर्तन मांजते होंगे तो देखा होगा, यूज भी किया होगा। तो उसमें पानी डालेंगे तो उसे परमिबिलिटी फ्लो करता है, आप डालेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और पोरोसिटी क्या होती है, उसमें जो छिद्र मौजूद रहते हैं, स्मॉल स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन देम, तो वो क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। और परमिबिलिटी कैसे वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक, तो जो स्पंज होता है वो परमिबल भी होता है, पोरस भी होता है। तो इसी के संदर्भ में आप लोग समझेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स चाक इज नोन एज वेरी परमिएबल। वेरी परमिएबल मतलब बहुत ज्यादा परमिएबल होती है, तुरंत उसमें चाक में डालेंगे पानी तो नीचे आ जाएगा। ठीक, परमिबिलिटी मतलब वाटर फ्लो कैसे हो रहा है। पोरोसिटी मतलब एम्प्टी स्पेसेस जो है, और इसका रिजल्ट क्या है, ये होल्ड करता है वाटर को, एम्प्टी स्पेसेस, और इट हेल्प्स इन होल्ड वाटर, आप लोग लिख लेने। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, पोरोसिटी, एम्प्टी स्पेसेस, होल्ड वाटर, और ये क्या वाटर फ्लो होता है परमिबिलिटी में। ठीक, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर चार्ज इज नोन एज वेरी परमिएबल। ठीक है, तो ये आपका लीस्ट परमिएबल रॉक है। ठीक है, तो क्ले से क्या होता है, वाटर ये होल्ड तो करता है, पोरस तो है, लेकिन क्या कहता है कि इसे क्ले से ज्यादा परमिबिलिटी नहीं, फ्लो नहीं होता अगर इसमें डालेंगे। चाक इज पोरस, मैंने बताया था चाक पोरस है, एंड हेंस कैन अब्जॉर्ब वाटर। ठीक, ऐसे एम्प्टी स्पेस रहते हैं, ये अब्जॉर्ब वाटर कर सकता है, तो ये भी सही है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस,
ये कह रहे क्ले पोरस ही नहीं है, ये गलत बात है। क्ले पोरस है लेकिन कम है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ठीक है, ये पोरस वो नहीं, पोरस है ये, ठीक। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1, ठीक है। दो और तीसरे में केवल एक ही सही है। हम लोगों ने देखा दूसरे तीसरे में तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत है, एक सही है, और उनमें से एक ही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है, ठीक। इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, स्पंज वाला एग्जांपल याद रखना है आपको। स्पंज जो है पोरस भी है, परमेबल है, पोरस मतलब वाटर को स्टोर करना, और परमेबिलिटी में कैसे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक। वाटर पासेस इजिली थ्रू चॉक, परमेबल बट इज ब्लॉक्ड बाई क्ले। क्ले इम्परमेबल है, क्ले से जल्द जल्दी पास नहीं होती। स्टोर तो कर सकता पोरस तो है लेकिन इम्परमेबल नहीं है, बताया था मैंने। चाक हैज इंटरकनेक्टेड पोर्स दैट अलाउ फॉर हायर परमेबिलिटी, ठीक। इंटरपरमेबिलिटी मतलब ज्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो क्ले से फ्लो पोरस तो है लेकिन फ्लो नहीं होता वाटर, ठीक है, क्योंकि इसके स्पोर्स क्या होते हैं, ये हम लोग सीस्मिक वेव से पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, 8 2 10, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं सीस्मिक वेव्स के बारे में, पी वेव्स के बारे में। तो जो हम लोग अर्थक्वेक आता है तो हम लोग में अर्थक्वेक में वेव्स ऑरिजिनेट होती हैं, जैसे पी वेव्स है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एल वेव्स, ठीक है, एल वेव्स होती हैं, लव वेव्स बोलते हैं उनको, रैले वेव होती हैं। तो इन सिस्मोग्राफी पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी, तो सिंपल सी बात है सबसे पहले रिकॉर्ड होगी, ठीक। प्राइमरी मतलब जो पहले है, जैसे पेटेंट पेरेंट रॉक, वो भी प्राइमरी रॉक बोलते हैं उनको। इन पी वेव्स पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन। टू एंड फ्रो मीन्स ऐसे, जैसे एक स्प्रिंग लो कोई स्प्रिंग को, और ऐसे करो, ऐसे ऐसे वो जो है ना, ऐसे ऐसे करो, जो होता है यो टाइप का था ना पहले, उसको करते तो ऐसे वो होता है। तो टू एंड फ्रो इन द प्रोपेगेशन। इन एस वेव्स द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन इन राइट एंगल्स। इसमें अप एंड डाउन होता है, ठीक है, तो दोनों सही है आपका, ठीक है। टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, दैट इज पी वेव्स, ठीक। एंड टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेव्स एंड वर्टिकल अप एंड डाउन इन द ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं वो आपकी लाइट वेव्स की तरह रहती हैं, और जो आपकी पी वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और ये साउंड वेव्स की तरह रिएक्ट करती हैं, ठीक। पी वेव्स हमारी ये आपको सुन लेना है, लिख लेना है, जो बता रहा हूं मैं। पी वेव्स जो होती हैं वो एसएलजी, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं। जो हमारी एस वेव्स होती हैं वो सॉलिड और गैस में ट्रेवल करती हैं, एस वेव्स और पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक। इसलिए आउटर कोर में एस वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक। तो एस वेव्स वहां पर डिसअपेयर हो जाती हैं। इस वजह से हमको पता चला कि एस वेव्स क्या है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती, वहां डिसअपेयर हो जाती हैं। तो सी हो गया, ठीक। पी वेव्स प्राइमरी आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स, बताया मैंने, दे आर आई फर्स्ट, ठीक, वॉल मीडियम से कर सकती हैं, ठीक है। पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बताया मैंने, पैरेलल टू द वेव चलती हैं ये। सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर टू वेव, ये पैरेलल चलती हैं, एक परपेंडिकुलर चलती हैं, ठीक है। एस वेव्स लिक्विड से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती हैं, ठीक है, क्योंकि आउटर कोर में हमें पता ना, आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, आपकी लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, वो भी आपको याद रखना है, वो हम जो मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। अभी हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये हमारा ओशनोग्राफी से भी रिलेटेड है, साथ में जियोमोर्फोलॉजी से भी रिलेटेड है, जो दोनों से रिलेटेड है। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। तो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इसे कोरियल फोर्स होता है, ठीक है, ये सही है लेकिन उतना सही नहीं है। कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, क्या होता है कि हमारा जैसे अर्थ है, मान लो ये हमारा, ये हमारी, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये हमारी ऐसे साइकिल चलता है करंट्स का, ओशन करंट्स होती हैं, समुद्री जलधाराएं जो होती हैं, ये हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और फिर एक और चलती है साउथ
इक्वेटोरियल करंट। ठीक, तो एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट है। तो जब ये जाती हैं, ठीक, तो यहां पर खूब सारा पानी इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक, पानी इकट्ठा कर लेती हैं, तो दोनों कन्वर्ट होती हैं, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट जाती है, और फिर जो पानी इकट्ठा होता है तो फिर ये काउंटर, ये इक्वेटोरियल करंट है, काउंटर मतलब उल्टा, फिर ये उल्टा आती है लौट के, फिर जो करंट बनती है वो होती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक, तो व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड ये हमारा क्या है, इधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। ठीक, जैसे ये इक्वेटोरियल रीजन को मैं बताऊं, ये आपका ब्राजील है, इधर आपका अफ्रीका है। ठीक, तो यहां पर चलती हैं तो टकराती हैं और फिर ऐसे आ जाती हैं, ठीक, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स। सैलिनिटी से भी करंट ऑरिजिन होती है, ये भी है। कन्वर्जेंस काम बेल्ट नियर द इक्वेटर, ये भी सही है, लेकिन ये वाला मेन सही है, बी वाला। ठीक, तो ठीक है, इसमें कह रहा है नॉर्थ साउथ करंट फ्लो वेस्टवर्ड, ये पहले वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। ठीक, इधर इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, कॉपी में हमेशा जो राइट साइड रहता है वो ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है, तो ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, फिर ये लौट के आती हैं, पुशिंग वाटर टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशियन बेसन, दिस कॉजेज वाटर टू पाइल अप देयर, इकट्ठा हो जाता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा पानी, फिर लौट आता है, सिंपल शब्दों में, फिर ये इस वाटर फ्लो करता है। हो गया ना, ठीक है, एंड, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए बस 1 मिनट उसको बता दें, ये वाला लास्ट वाला। तो फैक्टर्स चेंजिंग अर्थ surface, which are the following responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि किस तरह से अर्थ चेंज हो रही है, चाहे तो आपका इंडोजेनेटिक फोर्सेस हो चाहे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। इंडोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो अर्थ के ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, मतलब अर्थ के अंदर से जो आते हैं, जैसे जो वहाँ पर कन्वेक्शन करंट चलती हैं अर्थ के अंदर एस्टोनोस्फेयर में, उससे जो होती हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं जो जैसे रिवर का फोर्स है, जैसे वायु का है, जो उसको है, दैट इज नोन एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। वो सारी चीजें क्या होती हैं, करती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, जियोथर्मल एनर्जी, वो अंदर से आती है, हॉट होती है बहुत, इस तरह से वो भी क्रिएट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, टाइड्स आते हैं, टाइड वगैरह आते हैं ना, पूल ऑफ द मून एंड सन। प्लेट मूवमेंट, जब प्लेटें टकराती है इससे भी चेंजेस आएगा आपस में। रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ घूमेगी उससे भी आपका कोरिलेस फोर्स होगा, कोरिलेस फोर्स से क्या होगा, चेंजेस आएंगी। और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जैसे बनाया, रिवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स होते हैं। तो इस तरह से सारे आंसर को हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये सेशन एंड होता है। हम लोगों ने इतने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, और ये हम लोगों ने इतना सब डिस्कस कर लिया है। ये देखो एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक। अब हम लोग आगे चल के क्लाइमेटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी और जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर और एस्ट्रोनॉमी और जो मिक्स्ड क्वेश्चन थे वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का हो गया, ये ऊपर हो गया ज्योग्राफी एंड अर्थ साइंसेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी अर्थ साइंसेज के बारे में हो गया। वील डिस्कस द थिंग्स लेटर ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जहाँ पर आप लोगों को समझ में आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, विद द टीम, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स इन लेटर। ओके, थैंक यू।